वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग नॉलेज जंक्शन। आज हम लोग आपके लिए जो ये वीडियो लेके आ रहे हैं, इसमें हम लोग क्वेश्चन सेशन लेके आएंगे। हम क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करेंगे अपना फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग टॉपिक से पहले स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। 15 month old child post operative after a cleft palate repair has elbow restraints in place. Which of the following nursing consideration is priority? सी क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक 15 मंथ का ओल्ड चाइल्ड है जो पोस्ट ऑपरेटिव है, उसको ऑपरेट किया जा चुका है। किसके बाद? क्लेफ्ट पैलेट की प्रॉब्लम होने की वजह से क्लेफ्ट पैलेट का रिपेयर हो चुका है, उसको हमने एल्बो रिस्ट्रेन क्या करे हैं, अप्लाई किए हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग कंसिडरेशन इज द प्रायोरिटी। देखिए पहले तो ये जान लेते हैं क्लेफ्ट पैलेट होता क्या है। क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है? जो बच्चे में इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ पैलेट की वजह से जो कंडीशन डेवलप होती है उसको हम बोलते हैं क्लेफ्ट पैलेट। इसमें याद रखने वाली जो चीजें हैं वो क्या है कि क्लेफ्ट पैलेट में हम लोग जो पोजीशन देते हैं वो कौन सी पोजीशन देते हैं? प्रोन पोजीशन देते हैं। क्लेफ्ट पैलेट में हम लोग प्रोन पोजीशन देते हैं। और प्रोन पोजीशन हम क्यों देते हैं? प्रोन पोजीशन हम इसलिए देते हैं ताकि वहां पे सिक्रीशंस रिलीज हो सके। ठीक है, इसलिए हम क्लेफ्ट पैलेट में प्रोन पोजीशन देते हैं। और यही पोजीशन कॉन्ट्राइंडिकेट होती है क्लेफ्ट लिप के केस में। ठीक है, क्लेफ्ट लिप में अगर पूछेगा कौन सी पोजीशन कॉन्ट्राइंडिकेट है तो प्रोन पोजीशन कॉन्ट्राइंडिकेट होती है। ठीक है, देखिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ऑप्शंस देते हैं। इसमें एक और चीज होती है, इसकी सर्जरी जो हम लोग करते हैं 12 to 18 मंथ्स में करते हैं। जब बेबी 12 to 18 मंथ्स का होता है, इस बीच में हम लोग इसकी सर्जरी कैरी आउट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये कहते हैं कि इसमें हमारा पहला ऑप्शन ये है कि प्लेस मिटन्स ऑन द क्लाइंट हैंड। नेक्स्ट दिया है रिमूव रिस्ट्रेन ब्रीफली एवरी 2 hours। नेक्स्ट दिया है टेल पेरेंट्स दैट दे कैन रिमूव रिस्ट्रेन्स व्हेनेवर दे आर इन रूम। नेक्स्ट दिया है हैव पेरेंट्स साइन अ फॉर्म टू रिलीज रिस्ट्रेन। देखिए इस कंडीशन में हम ये कहते हैं क्लेफ्ट पैलेट की कंडीशन में जो पोस्ट ऑपरेटिव जो कंसीडरेशन होते हैं, एक होता है उसकी पोजीशनिंग का, एक होता है उसके रिस्ट्रेन को रिलेटेड, एक होता है उसकी फीडिंग से रिलेटेड, और एक होता है उसका कंफर्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो ये चीज चार चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना होता है पोस्ट ऑपरेटिवली क्लेफ्ट पैलेट के केस में। तो इसमें हम लोग पहला ऑप्शन में तो हमको ये कह रहा है कि मिटन्स ऑन द क्लाइंट हैंड। देखिए हम इसमें जो यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं एल्बो रिस्ट्रेन। जो इसमें क्लेफ्ट पैलेट के केस में हम लोग यूज करते हैं वो एल्बो रिस्ट्रेन यूज करते हैं। एल्बो रिस्ट्रेन यूज करने का क्या रीजन है कि जो बेबी है वो टच ना करे, वो बेबी उस एरिया को सर्जिकल केस को टच ना कर पाए। ठीक है, इसलिए हम लोग एल्बो रिस्ट्रेन यूज करते हैं। तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत। नेक्स्ट ये है रिमूव रिस्ट्रेन ब्रीफली एवरी 2 hours। ये लगभग राइट दिखता है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। टेल पेरेंट्स दैट दे कैन रिमूव रिस्ट्रेन व्हेनेवर दे आर इन रूम। नो, हम कभी भी पेरेंट्स से ये नहीं कहते कि वो रिस्ट्रेन जब भी वो रूम में हो तब वो रिमूव कर सकते हैं, ऐसा हम नहीं कहते। ठीक है, नेक्स्ट हम बोलते हैं हैव पेरेंट्स साइन अ फॉर्म टू रिलीज रिस्ट्रेन। नो, क्योंकि ये क्या होता है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिस्ट्रेन अप्लाई करते हैं डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, और जब तक वो हील नहीं हो जाता सर्जिकल एरिया तब तक हम लोग उसको रिमूव नहीं करते। नेक्स्ट बात हमसे बोली रिमूव रिस्ट्रेन ब्रीफली एवरी 2 hours। ये हमको सबसे सही लग रहा है। देखिए इस केस में हम लोग ये बात मानते हैं कि रिस्ट्रेन को चेक करने के लिए हम लोग हमेशा 30 मिनट्स में बार बार चेक करते हैं, और रिमूव जब हमें करना होता है तो ब्रीफली एवरी 2 hours हम लोग रिमूव करके चेक करते हैं, ताकि उसको क्या हो, थोड़ा एक्सरसाइज हो सके। ऐसा ना हो कि वो रिस्ट्रेन की वजह से एल्बो क्या हो जाए, एल्बो रिस्ट्रेन की वजह से एल्बो में कंस्ट्रिक्शन होने की वजह से कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, इसलिए हम लोग ब्रीफली एवरी 2 hours लिए हम इसको चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये आंसर हो गया हमारा करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लेफ्ट पैलेट से रिलेटेड। 4-5 चीजें हम लोग याद रखने वाली चीजें होती है। क्लेफ्ट पैलेट में पोजीशन कौन सी दी जाती है, किस कंडीशन के लिए कॉन्ट्राइंडिकेट होती है, क्लेफ्ट लिप के लिए प्रोन पोजीशन कॉन्ट्राइंडिकेट हम लोग मानते हैं। सर्जरी कैरिड आउट हम लोग करते हैं 12 to 18 मंथ्स में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कौन सा रिस्ट्रेन अप्लाई करते हैं, तो हम लोग अप्लाई करते हैं एल्बो रिस्ट्रेन। उसके बाद हम लोग डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या करते हैं, रिस्ट्रेन को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। तो हमारी प्रायोरिटी जाएगी किसके लिए, रिमूव रिस्ट्रेन ब्रीफली एवरी 2 hours, और चेक हम लोग करते हैं 30 मिनट्स में। अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ नर्स इज टीचिंग अ क्लाइंट हाउ टू यूज कॉल बेल सिस्टम, व्हिच लेवल ऑफ मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स डज दिस नर्सिंग एक्शन एड्रेस। कॉल बेल सिस्टम की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कॉल बेल सिस्टम की। तो 4 ऑप्शन हमें दिए, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ समझाने के लिए है नहीं। फर्स्ट ये है सेफ्टी, सेकंड है सेल्फ स्टीम, फिजियोलॉजिकल, इंटरपर्सनल। सबको आंसर पता चल गया होगा। कॉल बेल सिस्टम हम लोग यूज करते हैं जब भी पेशेंट को बताया जाता है, नर्स जब टीच करती है कि कैसे बेल को प्रेस करके उसे कॉल करना है,
वो हम लोग करते हैं उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के रीजन के लिए, ठीक है। जो कौन सा लेवल है मास्लो हायरार्की का? सेकंड लेवल है। मास्लो की हायरार्की सबको पता है। मास्लो हायरार्की क्या होती है? सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड सबसे पहले आती है, उसके बाद आती है हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स, उसके बाद हमारी आती है सोशल नीड्स, सेल्फ एस्टीम, हाईएस्ट लेवल होता है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, ठीक है। ये हम लोग बात करते हैं, ये हमारी सबसे बेसिक नीड्स होती है। जब ये कंप्लीट होती है तब हम इस पे जाते हैं, फिर हम इस लेवल पे जाते हैं, तब इस लेवल पे, जब जिनकी ये भी कंप्लीट हो जाती है वो इस लेवल पे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल बेल सिस्टम हमें किस लेवल को इंडिकेट कर रहा है? सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि जब भी एक नर्स उसको कॉल बेल का यूज करना सिखाएगी, कैसे बेल को प्रेस करके कॉल करना है, वो उसको सिखा रही है सेफ्टी और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझने वाला ऐसा है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। A patient is receiving TPN, total parenteral nutrition, secondary to acute pancreatitis. केस है हमारे पास पेशेंट का acute pancreatitis. The nurse is about to administer insulin when the patient states, why I am getting insulin when I am not diabetic. Which of the following responses would be the most appropriate by nurse? देखिए ये केस हमसे क्या कह रहा है? एक पेशेंट है acute pancreatitis का, वो उसको रिसीव हो रहा है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। अब देखिए जब भी पेशेंट को टीपीएन चलता है तो अब हमें क्वेश्चन से पता चल रहा है कि उसको इंसुलिन भी साथ साथ मिल रहा है। वो इंसुलिन मिलने पे जो पेशेंट है वो नर्स को ये क्वेश्चन कर रहा है कि ये हमें इंसुलिन, मुझे ये इंसुलिन क्यों दिया जा रहा है जबकि मैं डायबिटिक नहीं हूँ। देखिए इसका आंसर हम लोग क्या मानते हैं, एक्यूट पेंक्रियाटिस के केस में हम लोग एनपीओ रखते हैं बेसिकली पेशेंट को। क्यों एनपीओ रखते हैं ये भी एक क्वेश्चन है, ताकि हम स्टिमुलेशन ना करवा पाए पैंक्रियास का। इस केस में हमें पैंक्रियास का स्टिमुलेशन अवॉइड करना होता है, इसलिए हम लोग उस पेशेंट को एनपीओ रखते हैं। हम ओरल डाइट नहीं देते, ठीक है। हम लोग यहाँ पर देते हैं टीपीएन सॉल्यूशन, ठीक है। टीपीएन सॉल्यूशन जब हम लोग देते हैं तो हम साथ ही साथ इसे क्या देते हैं, इंसुलिन देते हैं। अब हमें यही इसमें से बताना है कि हम इंसुलिन क्यों दे रहे हैं। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, infection of pancreas is causing increased production of insulin. Next option दिया है, this type of infection stop the production of insulin. TPN solution contain high amount of glucose. Next दिया है, TPN solution interfere with insulin production. देखिए इस केस में मैं एक बात बताऊं, जो TPN solution हम पेशेंट को देते हैं वो 60 to 70% क्या करते हैं, जितना उसको न्यूट्रिएंट प्रिस्क्राइब होता है ना वो कवर अप कर लेते हैं। प्रिस्क्राइब न्यूट्रिएंट का 60 to 70% हमारा कवर अप हो जाता है टीपीएन में, ठीक है। टीपीएन सॉल्यूशन में हम लोग एक बात कहते हैं, देखो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल पूरी तरीके से रॉन्ग है। क्यों है रॉन्ग? देखिए अगर पैंक्रियास का इन्फेक्शन हुआ है, इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लेमेशन हुआ है, तो क्या उस वजह से उसकी बीटा सेल्स काम कर पाएंगी? क्या वो उतना इंसुलिन पहली बात तो वो इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन तो कहीं से नहीं होगा। दिस टाइप ऑफ इन्फेक्शन स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन? नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। क्या इसकी वजह से इंसुलिन का प्रोडक्शन स्टॉप हो रहा है? नहीं, डिक्रीज होता है बट स्टॉप नहीं होता। नेक्स्ट टीपीएन सॉल्यूशन कंटेन हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, करेक्ट। टीपीएन सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा ग्लूकोज कंसंट्रेशन पाए जाने की वजह से ही हम इंसुलिन प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को, ठीक है। उसके बाद टीपीएन सॉल्यूशन इंटरफेयर विद इंसुलिन प्रोडक्शन। देखिए इंसुलिन प्रोडक्शन का टीपीएन से कोई भी रिलेशन नहीं है। टीपीएन हमारे पास एक न्यूट्रिएंट एक तरीके का है जिसको हम देते हैं पेरेंटली एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट के अंदर, क्योंकि उसको ओरली हम फीड नहीं दे सकते, इसलिए हम लोग टीपीएन सॉल्यूशन यूज करते हैं। टीपीएन सॉल्यूशन में हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज होता है। एक्यूट पैंक्रियाटिस से एक और क्वेश्चन क्लियर होता है, टू अवॉइड स्टिमुलेशन ऑफ पैंक्रियास हम लोग क्या करते हैं, उसको एनपीओ रखते हैं, ठीक है। यही चीज इसमें है। इंसुलिन हम क्यों दे रहे हैं मैंने बता दिया, बिकॉज हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज टीपीएन सॉल्यूशंस में रहता है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हम हिपैरिन और वार्फरिन से रिलेटेड बातें करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है, अ क्लाइंट विद एट्रियल फिब्रिलेशन रिसीविंग मेंटेनेंस थेरेपी ऑफ वार्फरिन सोडियम, वार्फरिन की थेरेपी चल रही है उसको, हैज पीटी लेवल ऑफ 35 सेकंड, INR लेवल ऑफ 3.5, ऑन द बेसिस ऑफ दिस वैल्यू नर्स इंटरप्रेटेड व्हिच प्रिस्क्रिप्शन। देखिए हिपैरिन और वार्फरिन सोडियम की थेरेपी के दौरान
हम लोग क्या क्या चेक करते हैं पहले हम वो जानते हैं, क्योंकि जब तक हमें उसका नॉर्मल वैल्यू पता नहीं चलेगा, मेंटेनेंस थेरेपी के दौरान नॉर्मल वैल्यू पता नहीं चलेगा, तो हम लोग ये डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि इस कंडीशन में हमें करना क्या है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वॉरफेरिन के केस में। हम लोग ये बोलते हैं वॉरफेरिन जब भी थेरेपी चल रही होती है हम लोग पीटी आईएनआर का लेवल चेक करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड आईएनआर वैल्यू, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। देखिए पीटी वैल्यू हम लोग क्या मानते हैं, पीटी वैल्यू हम लोग कंसिडर करते हैं 11 to 12.5 नॉर्मल। ये लर्न करना है कि पीटी वैल्यू नॉर्मल कितनी है, 11 से 12.5 नॉर्मल है। और हम क्या कहते हैं, हम इस केस में ये कहते हैं कि अगर वॉरफेरिन थेरेपी चल रही है उसको, तो वो 1.5 to 2 टाइम्स क्या हो जाता है, इस वैल्यू से इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, 1.5 to 2 टाइम्स इस वैल्यू का वो हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं आईएनआर के बारे में। आईएनआर इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो कितना नॉर्मल होता है, देखिए 0.8 से 1.2 इसकी नॉर्मल वैल्यू है। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या कहते हैं, वॉरफेरिन थेरेपी के दौरान कितना होता है नॉर्मल। जिस पेशेंट को वॉरफेरिन नहीं चल रहा है उसके लिए नॉर्मल वैल्यू ये है, जिस पेशेंट को वॉरफेरिन नहीं चल रहा है उसके लिए नॉर्मल वैल्यू पीटी का ये है। एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल के लिए पीटी वैल्यू ये होती है और आईएनआर वैल्यू ये होती है। ठीक है, हम लोग ने जब वॉरफेरिन दिया तब हमने नॉर्मल वैल्यू बढ़ा के बोल दी। वॉरफेरिन के दौरान आईएनआर वैल्यू हम लोग ये मानते हैं कि 2 to 3 नॉर्मल होती है। ठीक है, 2 to 3 क्या होती है, नॉर्मल होती है। ये एक स्टैंडर्ड वॉरफेरिन थेरेपी है, जब हम स्टैंडर्ड वॉरफेरिन थेरेपी चला रहे हैं तब। अगर हम क्या कर रहे हैं, पेशेंट को हाई डोज दे रहे हैं वॉरफेरिन थेरेपी का, अगर पेशेंट हाई डोज ऑफ वॉरफेरिन पे है तो ये वैल्यू बन जाती है 3 to 4 नॉर्मल। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। देखो याद करने की चीजें कौन कौन सी है यहाँ पर, एक तो हो गई हमारे लिए पीटी वैल्यू, पीटी वैल्यू। ठीक है, वॉरफेरिन के केस में हमें चेक करनी है दो वैल्यू, पीटी एंड आईएनआर वैल्यू। पीटी वैल्यू मैंने बोला 11 to 12.5 हम लोग नॉर्मल मानते हैं, कन्वेंशनल वैल्यू जिसको हम लोग बोलते हैं। वॉरफेरिन थेरेपी के दौरान होने वाला इसमें चेंज होता है 1.5 to 2 टाइम्स, ये इंक्रीज हो जाता है। आईएनआर वैल्यू हम लोग नॉर्मल मानते हैं 0.8 से 1.2। वॉरफेरिन के दौरान ये चेंज हो जाती है 2 to 3 में, और हाई डोज वॉरफेरिन थेरेपी के दौरान चेंज हो जाती है 3 to 4 में, ये नॉर्मल हो जाता है। देखो हिपेरिन के बारे में भी बताना है, वो इसके इस क्वेश्चन को कवर अप करने के बाद बताते हैं। ठीक है, अदरवाइज सब कंफ्यूजन में चल जाएगा। पीटी वैल्यू उसने हमसे बोली 35 सेकंड, पीटी वैल्यू हमको दी गई 35 सेकंड। इसका 1.5 to 2 टाइम्स ये नहीं है, उससे भी ज्यादा है। 35 सेकंड क्या है, ज्यादा है। देखिए हम लोग बेसिकली ये कंसिडर करते हैं, अगर पीटी का वैल्यू 30 से ऊपर जा रहा है ना, पीटी वैल्यू 30 सेकंड से ऊपर जाने का मतलब क्या है, 30 सेकंड से ऊपर जाने का मतलब है कि हमको ब्लीडिंग प्रिकॉशन अब स्टार्ट करने हैं, कभी भी पेशेंट में ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, आईएनआर बोला 3.5, इसने हमको सिर्फ ये बोला कि उसको मेंटेनेंस थेरेपी चल रही है, मतलब इसकी स्टैंडर्ड वॉरफेरिन थेरेपी चल रही है, उसको हाई डोज वॉरफेरिन थेरेपी नहीं चल रहा है, क्योंकि कहीं भी मेंशन हमें नहीं है। तो इस कंडीशन में हमें नॉर्मल कितना मानेंगे, आईएनआर का वैल्यू 2 to 3 मानेंगे ना। तो देखो आईएनआर हमको दिया कितना, आईएनआर हमको दे दिया 3.5 विच इज मोर देन 3, तो मतलब कहने का क्या मतलब है। तो अब हम ऑप्शन देखते हैं। देखो एडिंग डोज ऑफ हिपेरिन सोडियम, हिपेरिन का तो इसमें कोई रोल नहीं है। होल्डिंग नेक्स्ट डोज ऑफ वॉरफेरिन, इंक्रीजिंग द नेक्स्ट डोज ऑफ वॉरफेरिन, एडमिनिस्ट्रिंग द नेक्स्ट डोज ऑफ वॉरफेरिन। देखिए डाउन से स्टार्ट करते हैं। क्या हम नेक्स्ट डोज वॉरफेरिन का एडमिनिस्टर करेंगे जब हमें ऑलरेडी पीटी का वैल्यू, आईआर का वैल्यू ज्यादा मिल रहा है? हम नहीं करेंगे इस केस में। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब तो हमको इनिशिएट करने हैं ब्लीडिंग प्रिकॉशंस। पेशेंट में कभी भी ब्लीडिंग क्या हो सकती है, डेवलप हो सकती है, अब ब्लीडिंग प्रिकॉशंस करने हैं, ना ही हम उसको दोबारा से देंगे। तो हम नेक्स्ट डोज ऑफ वॉरफेरिन को होल्ड करेंगे। इंक्रीजिंग द नेक्स्ट डोज ऑफ वॉरफेरिन, नो, नॉट इन एनी कंडीशन हम इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि पीटीआई वैल्यू दोनों डिस्टर्ब है। होल्डिंग द नेक्स्ट डोज ऑफ वॉरफेरिन इज द राइट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपको ये समझ में आया होगा कि हमने क्यों होल्ड करवाया डोज, क्योंकि पीटीआईएनआर का वैल्यू हमें ज्यादा मिला, और ज्यादा मिलने की वजह से हम लोग ये बात कहते हैं कि हमें ब्लीडिंग प्रिकॉशंस स्टार्ट करने हैं। क्योंकि देखो वॉरफेरिन का काम होता है एंटी कोगुलेशन का। आर्टेरियल फिब्रिलेशन के दौरान क्या होता है, कोगुलेशन होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, उस कंडीशन में हम लोग उसके लिए ये थेरेपीज स्टार्ट करते हैं। इन थेरेपीज में सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है ये लेवल्स का, पीटी लेवल का, आईएनआर लेवल का। हिपेरिन के बारे में बात करते हैं। अगर मान लो इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, हिपेरिन एक्स्ट्रा में बताते हैं। हिपेरिन की केस में हम लोग ये बात करते हैं, मान लो हमसे क्वेश्चन में
वॉरफेरिन ना पूछ के पूछ दे हिपेरिन, तो हिपेरिन के केस में हम लोग एपीटीटी का लेवल चेक करते हैं। अगर पेशेंट को हिपेरिन चल रही है तो एक्टिवेटेड, जिसको एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम इसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म ये है। इसमें हम लोग ये कंसीडर करते हैं एपीडीटी का नॉर्मल वैल्यू कितना है, 28 से 35 सेकंड है। देखिए एनक्लेव में भी दो जगह पे दो दो अलग अलग वैल्यू दी गई है, लगभग दोनों बहुत क्लोज है, लेकिन हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं। एक वैल्यू हमको बोलती है 30 to 40 सेकंड और एक जगह पे लिखा है एपीडीटी का वैल्यू 28 से 30 सेकंड। बेसिकली दोनों ही करेक्ट है। इसमें हम ये कंसीडर करते हैं अगर हिपेरिन चल रहा है, तो ये नॉर्मल वैल्यू जो 1.5 to 2 टाइम्स होता है, 2.5 टाइम्स बढ़ जाता है। कितना मिल जाता है हमको एपीडीटी का वैल्यू? देखिए एपीडीटी का वैल्यू हम लोग इसमें कंसीडर करते हैं 87.5 से अबव अगर जाता है, इस वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर 87.5 के ऊपर जाता है तो ब्लीडिंग प्रिकॉशंस हमें स्टार्ट करने हैं पेशेंट में। और अगर हम इस वैल्यू के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारा नॉर्मल वैल्यू आ जाएगा 60 to 90 के बीच में, क्या है, नॉर्मल वैल्यू है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों बहुत क्लोज हैं। तो देखिए हम लोग नॉर्मली यही कंसीडर कर लेंगे कि 87.5 के ऊपर हमें क्या करना है, ब्लीडिंग प्रिकॉशंस इनिशिएट करने हैं अपने। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। Year-old patient who experienced a head trauma and is receiving mechanical ventilation suddenly develops increased ICP. Which of the following actions nurse will take first? देखिए एक चाइल्ड है जिसको हेड ट्रॉमा के केस की वजह से एडमिट किया है, अब उसको आईसीपी बढ़ गया उसका, ठीक है, उसको वो मैकेनिकल वेंटिलेटर में भी है। इनमें से कौन सा एक्शन नर्स पहले लेगी अगर उसका आईसीपी बढ़ जाता है? देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है सक्शन द ईटी ट्यूब। सक्शन द ईटी ट्यूब से आईसीपी और बढ़ जाएगा। पोजीशन द चाइल्ड इन ट्रेंडरबर्ग, ट्रेंडरबर्ग पोजीशन भी हमको क्या करती है, इंक्रीज आईसीपी कर देती है। ठीक है, इसलिए हम 15 to 30 डिग्री से करते हैं, बेड को एलिवेट करने की कोशिश करते हैं ताकि वहां पे आईसीपी कम हो। इंक्रीज द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, देखिए इस केस में हम क्या करते हैं ना, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ना बढ़ा के हम हाइपर वेंटिलेट करते हैं चाइल्ड को। क्यों करते हैं हाइपर वेंटिलेट? देखिए जब ये इसका रैशनल क्या होता है ना, इसका रैशनल ये होता है, जो CO2 होती है, जब CO2 का एक्युमुलेशन बॉडी में हो जाता है तो उसका बहुत वैसोडाइलेशन इफेक्ट होता है। वैसोडाइलेशन होने की वजह से क्या होता है, जो ब्लड फ्लो होता है वो ब्रेन में ज्यादा चल जाता है, सेरिब्रल ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आईसीपी बढ़ जाता है। ठीक है, देखिए ब्रेन में हम लोग एक बात कहते हैं, वॉल्यूम और प्रेशर हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर दोनों में से एक भी चीज में प्रॉब्लम आती है तो आईसीपी का बढ़ना क्या है, बहुत नॉर्मल चीज है उस केस में। अगर CO2 एक्युमुलेट होती है, वैसोडाइलेशन इफेक्ट अपना दिखाएगी, सेरिब्रल ब्लड फ्लो बढ़ाएगी, आईसीपी बढ़ाएगी, जिसकी वजह से फाइनली हमको देखने को मिलेगा सेरिब्रल हाइपोक्सिया। सेरिब्रल हाइपोक्सिया हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब उस सेरिब्रल हाइपोक्सिया को ट्रीट करने के लिए हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, हाइपर ऑक्सीजनेट करेंगे चाइल्ड को। ठीक है, तो ये जो समय है आईसीपी को ट्रीट करके, क्योंकि देखो सेरिब्रल हाइपोक्सिया डेवलप किस वजह से हुआ, आईसीपी की वजह से हुआ। आईसीपी डेवलप किस वजह से हुआ, आईसीपी डेवलप हुआ बिकॉज बॉडी में CO2 का एक्युमुलेशन हुआ, इस वजह से हुआ। अदरवाइज बाकी ये तीनों फैक्टर क्या करते हैं, आईसीपी को और बढ़ाते हैं, ना कि कम करते हैं। हाइपर ऑक्सीजनेट, हाइपर वेंटिलेटर चाइल्ड इसमें आंसर सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। विच लैबोरेटरी फाइंडिंग इंडिकेट्स प्राइमरी डायग्नोस्टिक फॉर पैंक्रेटाइटिस? देखिए पैंक्रेटाइटिस के केस में इनमें से कौन सी लैबोरेटरी फाइंडिंग क्या करेगी, डायग्नोसिस का काम करेगी। चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, चारों किस किस के डायग्नोसिस के काम आते हैं ये भी पढ़ लेंगे साथ ही साथ में। देखिए एलिवेटेड बर्न, बर्न कहने का मतलब है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन हमारा किस केस में बढ़ता है, किडनी डिसफंक्शन के केस में बढ़ता है। किडनी डिसफंक्शन को सजेस्ट करेगा इंक्रीज बर्न यूरिया एंड क्रेटिनिन का लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया एलिवेटेड सीरम लाइपेज। देखिए सीरम लाइपेज और अमाइलेज दोनों कहाँ काम करते हैं, पैंक्रियाज में काम करते हैं। ठीक है, इसको रख लेते हैं। नेक्स्ट है एलिवेटेड AST का लेवल, एस्पर्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेज जिसको कहते हैं। ये हमको अभी नेक्स्ट लास्ट वीडियो में सर ने पढ़ाया था, किसके लीवर के केस का ये होता है, लीवर की डिसफंक्शन में ये हम AST ALT का यूज करते हैं। नेक्स्ट दिया गया इंक्रीज लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। देखिए लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस हम कार्डियक मसल के डीजनरेशन के लिए लेते हैं, कार्डियक मसल के डीजनरेशन का मार्कर होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। तो हमारा ऑप्शन सही क्या हुआ, एलिवेटेड सीरम लाइपेज और सीरम अमाइलेज ही हमारा पैंक्रियाटाइटिस की कंडीशन में पैंक्रियास से रिलेटेड क्या होगा, बढ़ेगा।
ठीक है। अदरवाइज हमने बात कर ली, बर्न भी हमारा किडनी डिसफंक्शन में बढ़ेगा, एएसटी लीवर डैमेज में बढ़ेगा, इंक्रीज लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस कार्डियक मसल के डीजनरेशन को शो करेगा। ठीक है, बस आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए थोड़े इंपॉर्टेंट रहे होंगे और थोड़ा रिवीजन आपका हुआ होगा रिलेटेड जहाँ से भी हमने ये टॉपिक से क्वेश्चन उठाए हैं। वैसे तो हमने बेसिकली फंडामेंटल को ही लिया था, पर थोड़े थोड़े क्वेश्चन जैसे मैथ सर्च के जैसे ये पेनक्रियाज वगैरह का इन्वॉल्वमेंट हुई है। बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है, तब तक अपनी तैयारी जारी रखें। ऑल द वेरी बेस्ट एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।